Hello dear students, so today we are going to discuss new chapter which is known as electromagnetic waves। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वेव क्या होते हैं। तो क्या होती है वेव? तो वेव इज ए ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी इन ए स्पेस इज कॉल्ड अ वेव। मतलब जब एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट होता है स्पेस में जब एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, और मैटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो हम कहते हैं कि स्पेस में एक वेव प्रोपगेट कर रही है। और हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और हम जानते हैं वेव्स को हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला उनमें से होता है ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव वो वेव होते हैं बेटा जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो ऐसे वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये ट्रांसवर्स वेव्स है। और उसके बाद दूसरा जो क्लास होता है वेव्स का, उनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और हम इन वेव्स में हम डिस्कस करेंगे एक नई टाइप वेव जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं बेटा? ये वेव वो वेव होती है बेटा जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होते हैं। मतलब ए वेव विच कंटेन्स ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होते हैं, ऐसे वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और इस वेव में मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इस वेव में मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि वेव बेसिकली क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है। कौन सी एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में? इट इज मैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये दोनों एनर्जीज ट्रांसपोर्ट होते हैं स्पेस में, और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा किसी स्पेस में। तब जाकर हम बोलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होते हैं? इसमें होते हैं ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा? तो इसमें होते हैं ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इन ऑसिलेशंस की मदद से इस वेव में क्या ट्रांसपोर्ट होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी का, मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा, क्योंकि वेव में एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती हैं। किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है? बाय द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस की मदद से इस वेव में मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी डायरेक्शन में प्रोपगेट होते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट होते हैं। मतलब स्पेस में वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। और इस तरह से हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रही हैं। ठीक है? और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है बेटा, ये है कौन सी वेव? जिससे ट्रांसवर्स वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ये एक ट्रांसवर्स वेव है। अब ये ट्रांसवर्स वेव क्यों है? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो ऑसिलेशंस होते हैं वो वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं।
और वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। और हम जानते हैं कि जब किसी वेव में ऑसिलेशंस वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं तो ऐसे वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसका मतलब यहां पे भी ऑसिलेशन जो होते हैं चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के हो या मैग्नेटिक फील्ड के हो, ये दोनों ऑसिलेशन चूंकि वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव है। इसको हम बाद में प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये वन डायमेंशनल वेव है। वन डायमेंशनल वेव, वन डायमेंशनल वेव, वन डायमेंशनल वेव, ये एक वन डायमेंशनल वेव है। तो वन डायमेंशनल वेव क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है वन डायमेंशनल में, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो एनर्जी ट्रांसमिट होते हैं, मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है एक ही डायरेक्शन में, इन ओनली वन डायरेक्शन। दैट इज व्हाई इट इज अ वन डायमेंशनल वेव। ठीक है, और ये इसके साथ साथ ये हार्मोनिक वेव भी हैं। हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक वेव, ये एक हार्मोनिक वेव है। तो एक तो ये वन डायमेंशनल वेव है और इसके साथ साथ ये हार्मोनिक वेव है। अब हार्मोनिक वेव क्या होती है? तो हार्मोनिक वेव वो होती हैं जिसमें हार्मोनिक फंक्शन हो। और हम जानते हैं कि हार्मोनिक फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं। आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन में पढ़ा होगा क्लास 11th में कि हार्मोनिक जो फंक्शन जो होते हैं वो दो होते हैं, या साइन या कोसाइन। तो जब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वेशन को लिखते हैं बेटा, जब हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, तो इस वेव में एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, आइदर साइन और कोसाइन, और इसीलिए इसको हार्मोनिक वेव कहते हैं बेटा, क्योंकि इसमें हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। और हार्मोनिक फंक्शंस मतलब साइन और कोसाइन, या आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन में पढ़ा होगा हार्मोनिक का मतलब क्या होता है। तो इसलिए इसे कहते हैं हम ट्रांसवर्स वन डायमेंशनल हार्मोनिक वेव। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स वन डायमेंशनल एंड हार्मोनिक वेव। और इसमें होते हैं ऑसिलेशंस किसके? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसा है? तो अगर आप पिछले वीडियो लेक्चर्स देखेंगे मेरे वेव टिक्स के, तो वहां पे भी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोली थे बेटा, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लो इस डायरेक्शन में एक वेव प्रोपगेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लो इस डायरेक्शन में, ये वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, मान लो वो वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे हैं और इस डायरेक्शन को मैंने एक्स नाम दिया। सपोज ये डायरेक्शन एक्स है, जिस डायरेक्शन में वेव का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहे हैं, या जिस डायरेक्शन में वेव की एनर्जी ट्रांसमिट होती है या ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो फिर इस डायरेक्शन को हम y कहते हैं हम, तो ये y का डायरेक्शन हो जाएगा। और फिर ये वाला जो डायरेक्शन होगा बेटा, ये हो जाएगा z का डायरेक्शन, ये z डायरेक्शन है बेटा। तो ये y का डायरेक्शन है और ये है z का डायरेक्शन। और अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस जो होते हैं वो इस XY प्लेन में होते हैं। XY प्लेन में, ये जो XY प्लेन है इसमें होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस। तो इस तरह से मैं ये जो ऑसिलेशंस बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस हैं। ये है ऑसिलेशंस किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E के ऑसिलेशंस है और ये होते हैं Y एक्सिस के अलांग, मतलब ये ऑसिलेशंस होते हैं XY प्लेन में। यहां हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इस केस में Y के डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन जो होते हैं वो Z के डायरेक्शन में होते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में B के ऑसिलेशंस होते हैं, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस, और इस डायरेक्शन में होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन, मतलब Z के डायरेक्शन में। तो वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस हम ऐसे दिखाते हैं, इस तरह से, ऐसे दिखाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये जो ऑसिलेशन है ये वाले, इनको मैं थोड़ा शेड कर दूंगा। ये जो ऑसिलेशन यहां पे हैं, ये कौन से ऑसिलेशन है? यहां पे ये है मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन जो Z डायरेक्शन में हैं, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन।
जो मैं शेडेड कर रहा हूं, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस। ठीक है, तो ये मैं बना रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ई वेक्टर होता है, ई वेक्टर होता है वाई के डायरेक्शन में, और बी वेक्टर होता है जेड के डायरेक्शन में। ठीक है, और वेव प्रोपगेट हो रही है एक्स के डायरेक्शन में, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, मतलब इसकी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है एक्स डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं, उस डायरेक्शन में हम रखते हैं के वेक्टर को। इसको बोलते हैं हम प्रोपगेशन कांस्टेंट वेक्टर या प्रोपगेशन वेक्टर बोलते हैं बेटा। और ये के वेक्टर आपको बताएगा कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। इस केस में ये वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे हैं, एक्स के डायरेक्शन में, तो इसलिए यहां पे प्रोपगेशन कांस्टेंट है एक्स के डायरेक्शन में। और अगर हम इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बेटा, ई क्रॉस बी करेंगे, ई क्रॉस बी, तो ई क्रॉस बी आपको देगा वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन, मतलब के वेक्टर का डायरेक्शन। ई क्रॉस बी विल गिव के, क्योंकि हम जिन दो वेक्टर्स को क्रॉस कर रहे हैं वो आपस में सेम प्लेन पे हैं, है ना। देखो ये वेक्टर इस तरह से बेटा, जेड का, जेड डायरेक्शन ये है, तो जेड के डायरेक्शन में बी वेक्टर हैं, और वाई के डायरेक्शन में क्या है बेटा, जेड के डायरेक्शन में बी वेक्टर है और वाई के डायरेक्शन में ई वेक्टर है। तो ये दोनों क्या है बेटा, सेम प्लेन पे हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों सेम प्लेन पे हैं, और इन दोनों के परपेंडिकुलर में के वेक्टर हैं। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं किनके बीच में, ई और बी के बीच में, और ई क्रॉस बी आपको देगा के वेक्टर, मतलब ई क्रॉस बी। अगर आप ई और बी का क्रॉस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस कर देंगे, तो आपको मिलेगा वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन, मतलब के वेक्टर आपको मिलेगा। तो ई क्रॉस बी आपको देता है के वेक्टर, मतलब वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन। तो वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन हमें मिलता है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उसका डायरेक्शन हमें देता है ई क्रॉस बी। तो ई क्रॉस बी आपको देगा वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन। और हम इस के वेक्टर का डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, ई क्रॉस बी का डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में। और उस क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स में हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे, हम यूज करते थे राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल से हम ई क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड करते थे। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से हम कैसे फाइंड करेंगे ई क्रॉस बी का डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, हम अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करना है, राइट हैंड को स्ट्रेच करना है इंक्लूडिंग द थंब, और अपने राइट हैंड को ई वेक्टर के ऊपर रख दो, ई वेक्टर के ऊपर रख दो इस तरह से, है ना, क्योंकि बी वेक्टर ऐसा है, ये बी वेक्टर इस डायरेक्शन में बेटा, ये बी वेक्टर है इस तरह से जेड के डायरेक्शन में, और ई वेक्टर ऐसा आ गया बेटा। तो राइट हैंड को रखना है किसके ऊपर, ई के ऊपर, है ना। तो ई वेक्टर के ऊपर, क्योंकि पहला कौन सा वेक्टर आ रहा है, ई वेक्टर, तो ई वेक्टर के ऊपर आपको अपने हाथ को रखना है। तो आप अपने राइट हैंड को रखेंगे ई वेक्टर के ऊपर, ठीक है, एंड देन कर्ल योर फिंगर्स एंड देन रोटेट योर फिंगर्स टुवर्ड द सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर है बी के डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में, सॉरी, सेकंड वेक्टर इज पॉइंटिंग इन द जेड डायरेक्शन। तो देन यू कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड द सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर के टुवर्ड्स अपनी उंगलियों को कर्ल करो, रोटेट करो, और फिर जिस डायरेक्शन में आपका थंब दिखे बेटा, तो जिस डायरेक्शन में थंब होगा उस डायरेक्शन में होगा वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन, मतलब वो हो जाएगा के वेक्टर का डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा ई क्रॉस बी। देखो ये ई के ऊपर अपने हाथ को रखा, और देन कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड द सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल्स, स्मॉलर एंगल से सेकंड वेक्टर की टुवर्ड्स अपनी उंगलियों को रोटेट करना है बेटा, और थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगा के वेक्टर का, और के वेक्टर आपको देगा वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन। तो इस तरह से हम वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो ये है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है बेटा। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बेटा, इनको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, तो जनरली हम उसको दो इक्वेशन से एक्सप्रेस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम दो इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक है E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू E नॉट
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एक इक्वेशन है बेटा जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। दूसरी इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं बेटा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर का मैग्नीट्यूड है किसी इंस्टेंट टी पे। तो किसी इंस्टेंट टी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड जो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, ये टाइम के साथ वैरी हो रहा है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वैरिंग विद टाइम, इसीलिए इसको कभी कभी टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं बेटा। टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ वैरी कर रहा है। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 है बेटा, और जैसे टाइम इंक्रीज होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजुअली इंक्रीज होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और किसी इंस्टेंट पे वो मैक्सिमम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा किसी इंस्टेंट पे, और उस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं ई नॉट। तो ई नॉट क्या है बेटा? ये है पीक वैल्यू किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशंस है, उन ऑसिलेशंस का ये ई नॉट क्या है? उन ऑसिलेशंस का ई नॉट है एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ई नॉट है एम्पलीट्यूड। तो आप देखेंगे बेटा कि जैसे जैसे टाइम वैरी करेगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो पहले ये इंक्रीज होता है बेटा, और फिर उसके बाद ये मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, टाइम के साथ ये डिक्रीज होता है, फिर किसी इंस्टेंट पे इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है बेटा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ बदल रहा है, वैरी कर रहा है। और किस तरह से वेरी कर रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि टाइम और एक्स से बदल रहा है बेटा, एक तो टाइम से भी बदल रहा है और पोजिशन से भी बदल रहा है बेटा। पोजिशन और टाइम के दोनों से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है। इसका मतलब इसे कभी कभी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं बेटा, या वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वेरिंग क्यों? क्योंकि ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी जो है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रहा है? वो टाइम के साथ वेरी हो रहा है बेटा। उसका मैग्नीट्यूड 0 पहले, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में ये बढ़ता है, जड़ के पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम, और फिर मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे यहां पे? इस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो ये हो गया बी नॉट, ये जो मैक्सिमम वैल्यू यहां पे हमें मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वैरी कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ वैरी कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो। कभी कभी इसको वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और इसे कभी कभी वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं बेटा। तो ये है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या तो हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं या हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और चूंकि यहां पे अगर आप देखेंगे यहां पे साइन और यहां पे भी साइन, तो चूंकि इस इक्वेशन में एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन है, इसमें भी एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन है, इसमें भी एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन है, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये है हार्मोनिक वेव। और वन डायमेंशनल क्यों? क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में इसकी एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, और ट्रांसवर्स इसलिए क्योंकि जो ऑसिलेशन जो होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, वो वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, अब ओमेगा क्या है? ओमेगा है उस वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के है प्रोपगेशन कांस्टेंट, और ये प्रोपगेशन वेक्टर आपको देगा कि किस डायरेक्शन में वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में देखा। तो ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्म किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या मैथमेटिकल फॉर्म, तो हम लिखेंगे यहां पे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम वेव मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं बेटा, ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। तो इसको पहली बार प्रिडिक्ट किया था मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने इसको पहली बार
प्रिडिक्ट किया था, और जब वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था बेटा, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी हुई थी। और ये किसके हाथों से डिस्कवरी हुई थी? मैक्सवेल्स के हाथों से ये डिस्कवरी हुई थी। तो मैक्सवेल क्या कर रहा था? वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक्चुअली वो एक कैपेसिटर में से एक वायरिंग करंट पास कर रहा था, मतलब एक ऑल्टरनेटिंग करंट वो एक कैपेसिटर में से पास कर रहा था। ठीक है, मतलब टाइम वेरिंग करंट, मतलब जो करंट टाइम के साथ वेरी हो रही है उसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिंग करंट या चेंजिंग करंट। तो वो चेंजिंग करंट एक कैपेसिटर में से पास कर रहा था बेटा, और फिर उसने कैपेसिटर के आउटसाइड इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने की कोशिश की और यूज किया एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। तो एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ हमें किस काम आता है बेटा? तो एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ को यूज करके, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ का यूज करके उसने कैपेसिटर के आउटसाइड किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश की। उस एक्सपेरिमेंट में वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहा था, और हम जानते हैं एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, तो एक करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड को किसी पॉइंट पे फाइंड करने के लिए हम एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ का यूज करते हैं। और मैक्सवेल भी एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ को यूज करके उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहा था। तो उसने देखा कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के दो वैल्यूज हमें मिल रहे थे, मतलब एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के दो वैल्यूज मिल रहे थे। एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ को लगाकर उसे मैग्नेटिक फील्ड के दो वैल्यूज मिल रहे थे। तो उसने बोला कि एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ इज इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो उसने बोला कि एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ इनकॉन्सिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब वो उस पॉइंट पी पे जब उसने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया तो उसने मैग्नेटिक फील्ड के दो वैल्यूज फाइंड किए। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का एक ही वैल्यू हो सकता है जब हम एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ लगाते हैं। तो एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ किसी पॉइंट पे अगर हम यूज करते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का एक ही वैल्यू मिलता है। तो कैपेसिटर के आउटसाइड जब किसी पॉइंट पे उसने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ लगाकर, तो उसने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के दो वैल्यूज मिल रहे थे, मतलब वो एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ इनकंसिस्टेंट था। इनकंसिस्टेंट मतलब वो रिजल्ट गलत, मतलब उसमें करेक्शन था बेटा। मतलब एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ में उसने देखा कि उसमें करेक्शन है, मतलब ये सही बैठ नहीं रहा है, उसमें इनकंसिस्टेंसी है। और उसी इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट करंट का। और इसलिए अगर आप देखेंगे इस चैप्टर में पहला ही लिखा है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसलिए इस इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए, इस इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने क्या किया? उसने कॉन्सेप्ट दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट का। और डिस्प्लेसमेंट करंट वो मिसिंग टर्म थी जो एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ में ऐड करनी थी। और जब इसने डिस्प्लेसमेंट करंट को एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ में इनकॉर्पोरेट किया तो तब जाकर उसने फॉर्म किया मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। तो मैक्सवेल ने क्या बनाया? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। और उसने उसका प्रिडिक्शन किया, किसका? डिस्प्लेसमेंट करंट का। और फिर डिस्प्लेसमेंट करंट के दौरान ही उसने प्रूव किया, उसने प्रिडिक्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसी डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण प्रिडिक्ट हुए। डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रिडिक्ट हुए बेटा। और फिर मैक्सवेल ने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वो बेसिकली एक ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करता है उसे। मतलब उसने बोला कि एक ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है उसी डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से। उसी डिस्प्लेसमेंट को जब उसने ये कॉन्सेप्ट दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया, वहां से उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी एक्सप्लेन की। और उस थ्योरी में ये बोला कि ऑसिलेटिंग चार्ज जो होता है या एक्सेलरेटेड चार्ज, ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्सेलरेटेड चार्ज वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सॉरी, ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स है वो कौन सा है बेटा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स है वो है ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्सेलरेटेड चार्ज। तो अब हम उसी की बात करेंगे यहां पे।
तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, तो इसको मिटा देंगे यहां पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है? तो सोर्स है इसका बेटा ऑसिलेटिंग या एक्सेलरेटेड चार्जड पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्जड पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्जड पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्जड पार्टिकल। जो एक्सेलरेटेड चार्जड पार्टिकल जो होते हैं वो बनते हैं सोर्स किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड चार्जड पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका ये सोर्स है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, एक्सेलरेटेड चार्जड पार्टिकल। अब एक एक्सेलरेटेड चार्जड पार्टिकल किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेटेड चार्जड पार्टिकल किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो बेसिकली सपोज ये एक चार्ज है बेटा, क्यू चार्ज, और मान लो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट हो रहा है बेटा। और ये जो एक्सेलरेटेड चार्ज क्यों है बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा। अब क्यों करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट? बेसिकली ये जो एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है बेटा, ये अपने नेबरहुड में, ये जो एक्सेलरेटेड चार्ज है ये अपने नेबरहुड में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो मैक्सवेल कहता है कि ये जो चार्जड पार्टिकल हैं, ये जो चार्जड पार्टिकल हैं, ये अपने नेबरहुड में, अपने सराउंडिंग में एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कौन बोलता है? मैक्सवेल। और वहां से बोल रहा है फैराडे, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे बोलता है कि अगर हम, माइकल फैराडे ने क्या बोला बेटा, तो माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है बेटा? वो कहता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है बेटा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जब टाइम के साथ चेंज आता है बेटा, या मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आता है, तो वो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप करता है किसी कॉइल में। तो किसी कॉइल में वो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप करता है। तो किसी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है बेटा, मतलब कोई कॉइल है और उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड वैरी हो गया टाइम के साथ, तो उस कॉइल में एक ईएमएफ सेटअप होता है बेटा उस कॉइल में, उसे कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसे कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि ईएमएफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है बेटा, और आपको याद होगा बेटा कि वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई क्यू, है ना। अब होगा क्या यहां पे, अगर वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा, जो फोर्स होता है, फोर्स, तो फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज होता है बेटा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक, सॉरी फोर्स जो होता है वो होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फिर मुझे बता दो फोर्स किसके बराबर होगा, वो होगा Q टाइम्स E। इसका मतलब हुआ कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेटा, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कब? जब वो टाइम वेरिंग होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम वेरिंग होगा बेटा, जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा, तो वो एक टाइम वेरिंग
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम यहां पे ये बात कह सकते हैं कि जो एक्सीलरेटेड चार्ज है बेटा, ये जो एक्सीलरेटेड चार्ज है, मैक्सवेल कहता है कि एक्सीलरेटेड चार्ज जो है ये अपने नेबरहुड में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जो टाइम के साथ वेरी करता है, ईटी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कौन? चार्जड पार्टिकल अपने नेबरहुड में। ठीक है, तो ये बोला किसने? मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने बोला कि एक चार्जड पार्टिकल अपने नेबरहुड में, एक एक्सीलरेटेड चार्जड पार्टिकल अपने नेबरहुड में एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और फैराडे ने क्या बोला? तो फैराडे ने यह बोला कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो यह अपने नेबरहुड में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहां से अपने नेबरहुड में यह टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यह कहता है कौन? फैराडे। तो फैराडे बोलता है बेटा कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है फैराडे, माइकल फैराडे बोल रहा है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सवेल ने यह सोचा कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये बात इसने किस में बोली है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। क्योंकि जब उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी की तब उसने ये बात बताई कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो मैक्सवेल ने यह सोचा कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है तो फिर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करनी चाहिए। मतलब अगर ये इसको प्रोड्यूस कर रहा है तो इसे प्रोड्यूस कर रहा है फिर ये। ठीक है बेटा, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ये कौन बोल रहा है? फैराडे। तो फैराडे बोल रहा है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैक्सवेल ने ये बोला कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब ये एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, जब कोई चार्जड पार्टिकल मूव करता है, देखो ये चार्जड पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, ये चार्जड पार्टिकल है बेटा, ये चार्जड पार्टिकल जब मूव करता है, एक्सलेरेट होता है बेटा, तो ये चार्जड पार्टिकल अपने नेबरहुड में एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और फिर ये जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये फिर अपने नेबरहुड में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है बेटा, तो पहले क्या किया? एक्सीलरेटेड चार्ज ने अपने नेबरहुड में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, और फिर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपने नेबरहुड में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होती है बेटा, मतलब ये कंटिन्यूअस चलती रहती है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस के डिस्टर्बेंसेस प्रोपेगेट होते स्पेस में, और इस तरह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। क्योंकि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये एक दूसरे का सोर्स बनते हैं, है ना, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस रहते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के सोर्स होते हैं। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने नेबरहुड में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने नेबरहुड में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और फिर से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने नेबरहुड में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा बेटा। और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस, क्योंकि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस दोनों एक साथ ये प्रोपेगेट करते स्पेस में, और इस तरह से मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, और इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स है बेटा वो है एक्सीलरेटेड चार्जड पार्टिकल। एक्सीलरेटेड चार्जड पार्टिकल कैसे? क्योंकि एक्सीलरेटेड चार्जड पार्टिकल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने नेबरहुड में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने नेबरहुड में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है।
और इस तरह से ये एक दूसरे के सोर्स बनते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यूस हो जाते हैं और इस तरह से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं और इनका एक डिस्टर्बेंस स्पेस में प्रोपोगेट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है बेटा। तो ये होती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट पे, क्योंकि इसको प्रिडिक्ट किसने किया? मैक्सवेल ने, जब वो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दे रहा था। एक्चुअली वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था बेटा। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये जहां तक हमने आपको बताया बेटा। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, उनका मैथमेटिकल फॉर्म हमने लिखा और इनका सोर्स भी बताया कि इनको कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, और ये भी बताया कि इसको किसने प्रिडिक्ट किया पहली बार। तो पहले इसको प्रिडिक्ट किया था किसने? मैक्सवेल ने। फिर हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसने लैब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस किए बाद में। और मार्कोनी जो था उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कुछ डिस्टेंस प्रोपोगेट भी कराया, और इस तरह से फिर ये समझ आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। तो अब हम देखेंगे बेटा कि जब ये जो मैक्सवेल था बेटा, जब वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो तब उसको ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट क्यों देना पड़ा? डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आ गया? व्हाट इज द नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट? तो एक्चुअली वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जो मैक्सवेल जो है बेटा वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था किसके ऊपर? कैपेसिटर के ऊपर। तो ये कैपेसिटर है बेटा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कैपेसिटर क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, और इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के अक्रॉस हम क्या करते हैं? हम एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिंग सोर्स आप जानते हो बेटा, ये होता है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाते हैं बेटा। ऑल्टरनेटिंग सोर्स से हमें मिलती है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, और ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होती है ये टाइम वेरिंग वोल्टेज होती है, मतलब ये टाइम के साथ वेरी करते हैं। अब देखो ये साइनोसाइडली टाइम के साथ वेरी करते हैं। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है ये टाइम के साथ साइनोसाइडली वेरी करती है, और इस तरह से यहां पे प्रोड्यूस होगा एक ऑल्टरनेटिंग करंट जिसे हम टाइम वेरिंग करंट कहते हैं बेटा। IT भी हम इसको बोल सकते हैं बेटा। IT व्हाट इज IT? टाइम वेरिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी हो। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बेटा? वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी करता है कंटिन्यूसली, और ये अपना डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करते हैं। करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूसली विद टाइम and which changes its direction periodically is known as alternating current। आपने alternating current के चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ा होगा बेटा कि alternating current क्या होते हैं बेटा। तो अब हमने क्या किया बेटा? अब हमने इस alternating current को, इस time varying current को, इस varying current को हम कैपेसिटर में से पास कर रहे हैं, बेटा। और फिर इस करंट कैरिंग वायर के, ये है ना करंट कैरिंग वायर, इस करंट कैरिंग वायर के किसी r डिस्टेंस के पॉइंट पे उसने क्या किया? मैक्सवेल ने क्या किया? उसने ये कोशिश की कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का, मतलब इस पॉइंट P पे जो कितना दूर था इस वायर से, विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर। तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे, थोड़ा कि हो सकता है कि आपको ये फिगर साफ दिखाई ना दे, तो थोड़ा बड़ा बनाते इस फिगर को, हाँ, ताकि आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए। तो देखो थोड़ा बड़ा फिगर बनाते, देखो ये कैपेसिटर है बेटा, ठीक है, और कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस हमने क्या किया? हमने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स रखा। यहां पे हम रख रहे हैं ऑल्टरनेटिंग सोर्स कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस, ठीक है, और यहां पे होगी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसके कारण यहां पे होगी एक टाइम वेरिंग करंट। टाइम वेरिंग करंट को हम IT से डिनोट करते हैं। तो ये है टाइम वेरिंग करंट, और ये करंट इस वायर में से फ्लो करेगी, इस वायर में जो इस कैपेसिटर प्लेट के साथ कनेक्टेड है। अब मैक्सवेल ये कोशिश कर रहा था कि यहां पे इस पॉइंट पे, सपोज ये कोई पॉइंट P है बेटा, एंड सपोज इट इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर, मतलब ये वायर से कितना दूर था? R डिस्टेंस पे, और इस पॉइंट P पे ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता था। कौन? मैक्सवेल, ठीक है, और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाकर इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड इस पॉइंट P पे जो R डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश कर रहा था एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाकर। और आप जानते हो बेटा, आप
को पता होगा एम्पियर सर्क्यूट लॉ किस तरह से लगाया जाता है। एम्पियर सर्क्यूट लॉ करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको फाइंड करने के लिए एम्पियर सर्क्यूट लॉ का यूज किया जाता है, और ये भी यही कर रहा था एम्पियर सर्क्यूट लॉ। तो एम्पियर सर्क्यूट लॉ में पहले क्या करते हैं बेटा, अगर आपको याद होगा तो एम्पियर सर्क्यूट लॉ में आपने देखा होगा कि जब हम करंट कैरिंग वायर के अराउंड किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते थे एम्पियर सर्क्यूट लॉ से, तो हम क्या करते थे, जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड को हमें फाइंड करना है उस पॉइंट पे हम एक एम्पीरियन लूप लेते थे, एम्पीरियन लूप। तो इसने भी एक लूप लिया बेटा, यहां पे एक एम्पीरियन लूप, ये देखो ये एम्पीरियन लूप है बेटा, ठीक है, ये लूप इसने लिया बेटा, एम्पीरियन लूप जिसको कहते हैं, सर्कुलर लूप, हाँ, जिसे हम एम्पीरियन लूप कहते हैं। तो ये है वो एम्पीरियन लूप, ये लिया है मैक्सवेल ने, दिस इज द एम्पीरियन लूप, ठीक है। और इस एम्पीरियन लूप का ये सेंटर हो जाएगा और ये बनेगा आर रेडियस, और ये यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बेटा बी, इस लूप, इस पॉइंट पे, आर डिस्टेंस के पॉइंट पे। तो अब इसने क्या किया, इसने एम्पियर सर्क्यूट लॉ लगाया। तो एम्पियर सर्क्यूट लॉ आप जानते हो बेटा, वो क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप, है ना, ये होता है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप। इसको थोड़ा लूप बनाते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप। तो इसको हम ऐसे लिखते बेटा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी डॉट डीएल, है ना, ऐसे लिखते थे ना। तो इसे कहते हैं हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी डॉट डीएल को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं, इस पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और फिर यहां पे एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं बेटा, तो इसे कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप। इस लूप के अलांग, इस लूप के अलांग जो लाइन इंटीग्रल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का, आपने अच्छी तरह से समझा होगा ये क्या है, ये होता है म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडिंग द लूप, मतलब टोटल करंट जो उस लूप में थ्रेड कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज एम्पियर सर्क्यूट लॉ, इसको कहते हैं हम एम्पियर सर्क्यूट लॉ, एम्पियर्स सर्क्यूट लॉ, सर्क्यूट लॉ बोलते हैं बेटा। और इसी एम्पियर सर्क्यूट लॉ को यूज करके वो फाइंड करना चाहता था कि कैपेसिटर के आउटसाइड, अब कैपेसिटर का ये जो प्लेट है बेटा, इसको हम पॉजिटिवली चार्जड कहते हैं बेटा, मान लो ये पॉजिटिवली चार्जड प्लेट है और ये है नेगेटिवली चार्जड, इस तरह से। तो कैपेसिटर के आउटसाइड किसी पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहा था, किसको यूज करके, एम्पियर सर्क्यूट लॉ को यूज करके वो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस फार्मूला, इस इक्वेशन को यूज करके वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहा था इस पॉइंट पी पे। तो कैसे फाइंड करेगा बेटा, तो पहले आप वो लिखेगा बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, तो ये आएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल, उसके बाद आएगा कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा क्या होता है बेटा, तो थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट के बीच का एंगल। तो मैग्नेटिक फील्ड उस लूप पे, उस एम्पियरन लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एम्पियरन लूप पे वो होता है अलोंग द टेंजेंट। देखो ये एम्पियरन लूप है बेटा, ये है एम्पियरन लूप, ठीक है। अब अगर मुझे इस पॉइंट पे, तो पहले आपको चेक करना है कि लूप क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, एम्पियरन लूप क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। उसके लिए भी हम राइट हैंड स्क्रू रूल लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम थंब को रखते हैं करंट के डायरेक्शन में, थंब को रखते हैं करंट के डायरेक्शन में और उंगलियों को रोटेट करते हैं बेटा। और जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां रोटेट होंगे या जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां कर्ल होंगे उस डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब वो होता है एम्पियरन लूप का डायरेक्शन। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो एम्पियरन लूप ऐसा है बेटा, इस तरह से, मतलब डायरेक्शन है इस तरह से, इस तरह से। तो यहां से अगर आप देखेंगे क्लॉकवाइज हो गया, यहां से देखेंगे क्लॉकवाइज, तो इधर से देखेंगे तो दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां से मैं इसको यहां से मैं देख रहा हूं बेटा, तो यहां पे ये एम्पियरन लूप है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, क्योंकि मुझे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहां पे टैंजेंट ड्रा करेंगे, हम टैंजेंट ड्रा करेंगे इस लूप पे, इस एम्पियरन लूप पे, इस पी पॉइंट पे जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये आपको बी का डायरेक्शन देगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। चलो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और आप मुझे बता दो कि यहां पे इस लूप पे हम छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लेते हैं, एक छोटा सा, इस जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पी पे,
वहां पे हमने एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लिया है, छोटा सा लेंथ लिया है, उसको हम बोलते हैं डीएल लेंथ। तो ये डीएल लेंथ भी किस डायरेक्शन में होता है बेटा? ये डीएल वेक्टर भी किस डायरेक्शन में होता है? ये डीएल वेक्टर भी टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है बेटा। तो इसका मतलब हुआ एम्पियरियन लूप पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएल का डायरेक्शन सेम होता है बेटा। इसका मतलब ये पैरेलल होंगे, और बी और डीएल पैरेलल होंगे, तो जब मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर पैरेलल है बेटा, तो एंगल हो जाएगा 0। तो ये आपने पढ़ा होगा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में कि एम्पियरियन लूप पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएल वेक्टर का, एलिमेंटल लेंथ डीएल वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है बेटा, वो होते हैं दोनों अलोंग द टेंजेंट, और इस तरह से एंगल बनता है इनके बीच में हमेशा 0। इसका मतलब यहां पे cos थीटा लिखना है मुझे, बी डॉट डीएल मतलब ए डॉट बी होगा ए बी cos थीटा, ये होगा बी डीएल cos थीटा, तो यहां पे आएगा cos 0 आएगा बेटा। तो यहां पे कितना आएगा? ये आएगा म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है। तो व्हाट इज आई इज द करंट दैट इज गोइंग थ्रू दिस लूप। तो इस लूप में से कितनी करंट थ्रेड कर रहे हैं बेटा, मतलब इसमें कितनी करंट अंदर जा रही है इस लूप में, ठीक है। तो वो करंट है कितनी? आई, वो करंट आई है बेटा, तो आएगा म्यू नॉट टाइम्स आई, वो वेरिंग करंट आई है बेटा। तो इसको आई टी भी आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं, आई टी लिखो, क्योंकि ये वेरिंग करंट है आई, ठीक है। तो ये हो गया बेटा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप विच इज म्यू नॉट टाइम्स आई टी। तो अब यहां पे cos 0 का वैल्यू कितना होगा? 1। तो b को हम बाहर कर सकते हैं इंटीग्रल से, क्योंकि b कांस्टेंट है बाय सिमेट्री से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। तो लाइन इंटीग्रल किसका लेना है? dl का। तो dl का लाइन इंटीग्रल लेना है, और इसके बाद आएगा म्यू नॉट टाइम्स आई टी, ये आएगा बेटा म्यू नॉट टाइम्स आई टी। अब बता दो इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना होगा? l। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl होगा l, तो ये आएगा b इंटू लेंथ। तो लेंथ किसका? लेंथ इस लूप का, और लूप का जो लेंथ होगा वो होगा उसका सर्कमफ्रेंस, मतलब लेंथ होगी 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस एम्पियरियन लूप, क्योंकि लेंथ आएगा ना इस लूप का। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ dl विल गिव l, तो ये आएगा b इंटू एल। बट l है क्या? l है इस लूप का लेंथ। अब लूप का लेंथ अगर l है तो l है होता है किसके बराबर है? ये होता है 2 पाई r, है ना, सर्कमफ्रेंस, लेंथ ऑफ सर्कल मीन्स सर्कमफ्रेंस, तो ये आ गया 2 पाई r। और यहां पे आएगा म्यू नॉट टाइम्स आई टी, द करंट हेडिंग द लूप, वो कितनी है? आई टी, द करंट हेडिंग द लूप इज आई टी। तो यहां से आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी हाउ मच? तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी म्यू नॉट टाइम्स आई टी, वेरिंग करंट आई टी डिवाइडेड बाई 2 पाई r। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहां पे? पॉइंट P पे आउटसाइड द कैपेसिटर। तो यही कोशिश कर रहा था कौन? एम्पियर। ये पूरा काम किसने किया? ये पूरा काम किया मैक्सवेल ने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को लगाकर यहां पे इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहा था। उसके बाद इसने क्या किया बेटा? इसने इस वाले सरफेस को, फिर से मैं एक डायग्राम आपको दिखाऊंगा बेटा, क्योंकि यहां पे मैं वो नहीं दिखा पाऊंगा, तो दूसरी डायग्राम में यहां पे दिखाता हूं। अब देखो यहां पे अगर आप देखेंगे कि इस लूप का ये जो सरफेस है बेटा, ये वाला सरफेस जो इस साइड में आ रहा है, इस साइड में ये लूप है ऐसे, इस वाले सरफेस, ये जो सरफेस है बेटा, ये कैपेसिटर के आउटसाइड है, और ये जो इसका दूसरा राइट में जो सरफेस है दूसरा, इसका जो दूसरा फेस है राइट में, वो भी कैपेसिटर के आउटसाइड में है। मतलब इसके दोनों फेजेस, इस लूप के, इस एम्पियरियन लूप के दोनों फेसेस जो है या दोनों सरफेस जो है वो कैपेसिटर के बाहर है, ठीक है। तो दूसरे केस में इसने क्या किया बेटा? इसने अब क्या किया? इसने एक लूप, एम्पियरियन लूप के एक सरफेस को कैपेसिटर के बाहर रखा और दूसरे वाले सरफेस को कैपेसिटर के अंदर रखा, और फिर से फाइंड करने पर लगा इसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसने ऐसा की कुछ किया बेटा। देखो यहां पे मैं दिखाता हूं, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव चार्ज, प्लेट का पॉजिटिव चार्ज, ये प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहां पे होगा, ठीक है। अब इसने क्या किया? अब इसने कुछ नहीं किया, यहां पे कनेक्ट किया प्लेट्स के अक्रॉस, फिर से कनेक्ट किया इसने अल्टरनेटिंग सोर्स। तो फिर से एक अल्टरनेटिंग सोर्स हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे एक अल्टरनेटिंग सोर्स है इस तरह से, ठीक है। तो ये है अल्टरनेटिंग सोर्स, और अगर ये अल्टरनेटिंग सोर्स है कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस, ठीक है, तो फिर मुझे बता दो यहां पे
मुझे एक बात बताओ, तो इसको फिर से कहां पे फाइंड करना है? इसको फाइंड करना है फिर से उसी पी पॉइंट पे, उसी पी पॉइंट पे उसको, जो कि आर डिस्टेंस पे है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये आर डिस्टेंस है बेटा, और ये वो एम्पीरियन लूप है बेटा, ये वो एम्पीरियन लूप है, इस तरह से ये वो एम्पीरियन लूप है। सॉरी, इसको फिर से बनाते हैं, ये वो एम्पीरियन लूप है बेटा, ठीक है। तो इसने इस लूप का, इस एम्पीरियन लूप का एक सरफेस जो इस साइड में आ रहा है, राइट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, सॉरी, उसको कैपेसिटर के आउटसाइड रखा बेटा, और उसकी दूसरी सरफेस को कहां पे रखा? उसकी दूसरी सरफेस को रखा कैपेसिटर के अंदर, इस तरह से। मतलब जैसे एक टिफिन बॉक्स इसने रखा इसके बीच में है, जैसे एक टिफिन बॉक्स आ गया इसके बीच में है, तो इस तरह से ऐसा कुछ किया इसने, ठीक है, इस तरह से रख दिया बेटा, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में रख दिया, ठीक है। तो साफ तौर पे दिख रहा है बेटा कि इस लूप का रेडियस आर है बेटा, पॉइंट पी वही है, इसमें करंट भी उतनी जा रही है, IT करंट भी IT जा रहे हैं, मतलब यहां से थ्रेड कर रहे हैं कितनी करंट? IT। बट क्या किया इसने कुछ नहीं किया, इसने जो लूप का एक फेज जो था, लूप का एक सरफेस जो था, लूप का एक सरफेस इसने रखा कैपेसिटर प्लेट के बाहर, और जो गैप है ना कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, ये गैप, इस गैप में रखा लूप का, एम्पीरियन लूप का दूसरा सरफेस यहां पे। जैसे मान लो एक टिफिन बॉक्स जो होता है ना, टिफिन बॉक्स, वैसा कुछ यहां पे बनेगा, ये टिफिन बॉक्स जैसा बनेगा। तो देखो लूप की एक सरफेस कैपेसिटर के बाहर है बेटा, और लूप की जो दूसरी सरफेस है, ये वाली सरफेस, वो कैपेसिटर के अंदर है, कैपेसिटर प्लेट्स के गैप के बीच में है, ऐसा कुछ किया बेटा। और फिर से इस पॉइंट पी पे फील्ड फाइंड करने लगा, फिर से इस पॉइंट पी पे फील्ड फाइंड करने लगा यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, फिर से एम्पियर सर्किट लॉ लगाया, है ना। तो पहले इसने क्या किया, इसने लूप को कैपेसिटर के बाहर रख दिया, पहले पूरा कैपेसिटर के बाहर रख दिया, इसके दोनों फेसेस, इस लूप के दोनों फेसेस कैपेसिटर के बाहर थे। बट अब इसने क्या किया, इसने पहले वाले फेस को, लूप के पहले वाले फेस को, एम्पीरियन लूप के पहले वाले फेस को कैपेसिटर के बाहर रख दिया, और दूसरे फेस को कैपेसिटर के अंदर रख दिया बेटा, ठीक है। इसके दो फेस होंगे बेटा, ऐसे लूप है, एक फेस इधर और दूसरा फेस इधर, दूसरे वाले फेस को कैपेसिटर के अंदर रखा, जैसे एक टिफिन बॉक्स बनाया इसने, टिफिन बॉक्स ना सनी थे पढ़, एक सरफेस यहां पे होते हैं, अंदर दूसरी सरफेस होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसने बनाया यहां पे, और फिर से यहां पे फील्ड फाइंड करने लगा, कहां पे? एट पॉइंट पी। तो फिर से क्या किया इसने, फिर से एम्पियर सर्किट लॉ लगाया बेटा, एम्पियर सर्किट लॉ का फिर से यूज किया। तो फिर अब मैं यहां पे इस डायग्राम को मिटाता हूं, क्योंकि इससे हमने मैग्नेटिक फील्ड तो फाइंड किया है। मैग्नेटिक फील्ड कितना आया इस वाले डायग्राम, जब उसने लूप को बाहर रख दिया, कैपेसिटर के बाहर रख दिया। अब ये लूप के एक सरफेस को कैपेसिटर के अंदर रख रहा है बेटा। तो मुझे बता दो, अब ये फिर से एम्पियर सर्किट लॉ लगा रहा है, तो एम्पियर सर्किट लॉ फिर से क्या आएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है B डॉट dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl, ये होता है म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडिंग द लूप, द नेट करंट थ्रेडिंग द लूप, तो वो आएगा I के बराबर। फिर से एम्पियर सर्किट लॉ लगा रहा है, और फिर से एम्पियर सर्किट लॉ का यूज कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बता दो यहां पे ये जो इक्वेशन है बेटा B डॉट dl, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा बेटा, क्योंकि अभी भी लूप क्या है बेटा, लूप का लेंथ भी उतना ही है जितना पहले था, है ना। बस इसने क्या किया, इसने लूप के एक सरफेस को कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में रख दिया। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये B डॉट dl, जब हम सॉल्व करेंगे ये फिर से आएगा B इंटू 2 पाई r, मतलब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडिंग द लूप। अब अगर देखेंगे बेटा यहां पे जो करंट जो है ना, वो अंदर तो जा रही है, करंट तो अंदर जा रही है, कंडक्शन करंट IT अंदर जा रही है, इस लूप के अंदर जा रही है, बट यहां से वो बाहर नहीं निकल रही, क्योंकि वो करंट यहां पे स्टॉप होते हैं, क्योंकि यहां पे है कैपेसिटर प्लेट, है ना। तो ये करंट यहां अंदर गई, चलो अंदर तो गई, बट वो बाहर नहीं निकली, क्योंकि इस लूप का जो दूसरा फेस था, उसकी जो दूसरी सरफेस थी, वो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में थी। लूप का जो दूसरा सरफेस था बेटा, वो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में थी, इसलिए वो करंट अंदर तो गई, लूप के अंदर तो गई, पर बाहर नहीं निकली बेटा। सो व्हाट इज द नेट करंट थ्रेडिंग द लूप, तो नेट करंट दिस टाइम थ्रेडिंग द लूप इज 0, तो यहां पे करंट 0 है बेटा, क्योंकि ये लूप के अंदर तो गई
बट बाहर नहीं आए बेटा, क्योंकि करंट को थ्रेड करना होता है, लूप से थ्रेड करना होता है। तो पहले फेज में, लूप के पहले फेज में अंदर तो गई, बट लूप का जो दूसरा फेज था ना, वहां से इसको बाहर निकलना था। बट लूप का दूसरा फेज कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में था, वहां पे तो कोई करंट नहीं है बेटा, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कोई करंट नहीं है, इसलिए वहां से तो करंट थ्रेड नहीं करेगी। इसका मतलब एम्पियर लूप में से करंट थ्रेड नहीं कर रही है बेटा, इसलिए करंट यहां पे जीरो आएगा। तो अगर ये जीरो आएगा बेटा, तो बी किसके बराबर आएगा? तो बी आएगा जीरो के बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी उसको जीरो मिल रहा है बेटा इस केस में। बट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या मिला? म्यू नॉट आई टी डिवाइड बाई 2 पाई आर। देखो इसने सेम पॉइंट पे सेम लूप को यूज करके इसने एम्पियर सर्किट लॉ को 2 बार यूज किया, सेम पॉइंट पे, सेम और डिस्टेंस पे और सेम एक्सपेरिमेंट में इसने एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने की कोशिश की। और दोनों बार क्या हुआ बेटा? दोनों बार मैग्नेटिक फील्ड का अलग अलग वैल्यू आ रहा था बेटा। देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा है नॉन जीरो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है बेटा पी पॉइंट पे। तो ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले केस में नॉन जीरो है, इसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा बेटा वो जीरो होगा। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है बेटा कि एक मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे जीरो भी है, नॉन जीरो भी है? इसका मतलब हुआ कि एम्पियर सर्किट लॉ में इनकंसिस्टेंसी है। तो इसका मतलब एम्पियर सर्किट लॉ में इनकंसिस्टेंसी है, मतलब ये सही फिट नहीं बैठ रहा है यहां पे। तो इसीलिए मैक्सवेल ने क्या किया? इस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए, इस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया है डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट। मतलब मैक्सवेल ने इसी बात पे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में कहा ताकि इस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर सके। तो इसने बोला कि जो एम्पियर सर्किट लॉ है उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है बेटा। इसको मतलब होता है उसने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया बेटा, और फिर इस मॉडिफिकेशन के बाद इट लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो तब डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आया बेटा। और फिर डिस्प्लेसमेंट करंट में उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कई सारे थ्योरीज एक्सप्लेन किए, और उस थ्योरी में ही उसने प्रिडिक्ट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह से प्रिडिक्ट हुए थे। तो अब मैक्सवेल ने क्या किया बेटा? तो मैक्सवेल ने यह किया, इसने एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाई किया, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ इज नॉट कॉन्सिस्टेंट। एम्पियर सर्किट लॉ कॉन्सिस्टेंट नहीं था बेटा। इस पॉइंट पी पे, इस कैपेसिटर एक्सपेरिमेंट में इस पॉइंट पी पे एम्पियर सर्किट लॉ कॉन्सिस्टेंट नहीं था बेटा। कॉन्सिस्टेंट क्यों नहीं था बेटा? क्योंकि पी पे एक बार हमें मिला मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो, और दूसरे केस में हमें मिला मैग्नेटिक फील्ड जीरो, 2 बार जब हमने इसको फाइंड किया बेटा। ठीक है, तो इसी की वजह से करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आया बेटा। तो इसलिए इसने क्या किया? इसने एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाई किया। किसने? तो इसने एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाई किया मैक्सवेल ने, और वहां से एक करेक्शन कर दी, एम्पियर सर्किट लॉ में करेक्शन कर दी। करेक्शन क्या कर दी? देखो ये एम्पियर सर्किट लॉ है बेटा, अब मैक्सवेल ने इसकी करेक्शन कर दी और इसने एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ बनाया। तो कैसे किया करेक्शन बेटा? देखो, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन है बेटा उसमें तो कोई चेंज नहीं है बेटा, वो कॉन्सिस्टेंट है। बट राइट हैंड में क्या किया इसने किया, इसने ये किया, इसने कहा म्यू नॉट, ठीक है बेटा, और उसके बाद आई। ये जो आई है ना बेटा, ये है कंडक्शन करंट, और कंडक्शन करंट होते हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं करंट सर्किट में, तो उसकी वजह से कंडक्शन करंट होते हैं बेटा। तो ये कंडक्शन करंट है। और उसके बाद उसने बोला कि यहां पे मुझे कुछ और ऐड करना है, इसको करेक्ट करना है। तो इसने ऐड किया म्यू नॉट इंटू आई डी ऐड किया बेटा। और ये आई क्या था? यहां पे ये आई सी था, कंडक्शन करंट। तो आई यहां पे आई डी, मतलब यहां तक तो कंडक्शन करंट है बेटा। देखो यहां से यहां तक तो कंडक्शन करंट है, यहां तक कैपेसिटर प्लेट्स तक। उसके बाद बोला कि ये जो गैप है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, जो गैप है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होते हैं, और उसका नाम दिया यहां पे आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस म्यू नॉट टाइम्स आई डी। और आई डी क्या है? ये आई डी है डिस्प्लेसमेंट करंट।
ये होगी डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कैपेसिटर के आउटसाइड, कैपेसिटर प्लेट्स के आउटसाइड जो करंट होती है वो कंडक्शन करंट होती है, विच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो करंट होती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है बेटा। इसलिए ये बन गया मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ, ये एम्पियर सर्किटल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म हो गया बेटा ये। तो ये इसने करेक्शन की। तो ये जो मिसिंग टर्म थी बेटा इस इक्वेशन में, जो मिसिंग टर्म थी वो थी म्यू नॉट आई डी, और आई डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बोला कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में होती है डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो कैपेसिटर प्लेट्स के आउटसाइड होती है कंडक्शन करंट, और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट आई कैसे? देखो अब टोटल करंट कितने? नेट, तो नेट करंट होगी कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका मतलब कैपेसिटर प्लेट्स तक कंडक्शन करंट होती है बेटा, उसके बाद ये करंट यहां से कैसे पहुंची? देखो अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहे बेटा, तो यहां तक तो वो कंडक्शन, यहां से यहां तक वो कंडक्शन करंट थी, उसके बाद ये करंट यहां से कैसे फ्लो हुई? इस तरह से, तो यहां पे फिर से कंडक्शन करंट होगी आई या टाइम वेरिंग करंट। बट इसके बीच में जो करंट बना ना, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी आई, इसमें डिसकंटिन्यूटी आ रही थी, तो कंटिन्यूटी किसके कारण आई? ये आई डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण। तो इसका मतलब यहां पे कुछ रीजन ऐसा मिलेगा आपको जहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों होंगे। जैसे यहां पे इस कैपेसिटर प्लेट के लेफ्ट में कंडक्शन करंट है और कैपेसिटर प्लेट के राइट में डिस्प्लेसमेंट करंट है बेटा। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट आती कैसे है? ये कैसे बनी? यहां पे इसके बीच में कैसे आई? ये डिस्प्लेसमेंट करंट इसलिए आते हैं बेटा क्योंकि हम जब इस कैपेसिटर में से करंट पास करते हैं, कौन सी करंट? वेरिंग करंट, मतलब टाइम वेरिंग करंट। तो टाइम वेरिंग करंट जब हम इसमें से पास करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में होता है, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टाइम वेरिंग। वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है बेटा। इसका मतलब अगर हम कैपेसिटर में से टाइम वेरिंग करंट पास करते हैं बेटा, तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होता है वो होता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अगर ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा यहां पे कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये बात किसने बोली थी? मैक्सवेल ने, कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और फैराडे ने बोला टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब हुआ कि जब इस ऑल्टरनेटिंग करंट का पॉजिटिव हाफ साइकिल इसमें से पास होगा, इस कैपेसिटर में से पास होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट का पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब इसमें से पास होगा तो ये प्लेट बनेगा पॉजिटिवली चार्जड और ये वाला बनेगा नेगेटिवली चार्जड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर, इस डायरेक्शन में, राइट के डायरेक्शन में। बट व्हेन नेगेटिव साइकिल ऑफ एसी पासेस, जब ऑल्टरनेटिंग करंट का नेगेटिव साइकिल इसमें से पास होगा तो अब ये बनेगा नेगेटिव चार्ज बेटा, ये बनेगा नेगेटिव चार्ज यहां पे, और ये बनेगा पॉजिटिव चार्जड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन रिवर्स कर देगा बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में ऑसिलेट करेगा बेटा, है ना। ये कैपेसिटर के बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऑसिलेट करेगा बेटा, और ये बनेगा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो मतलब यहां पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक करंट होगी, क्योंकि जहां भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होता है बेटा। तो अगर यहां पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद मैक्सवेल कहता है कि वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस होगा। पहले टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो बाद में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जब यहां पे प्रोड्यूस होगा कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तो यहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है बेटा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा? यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होने की वजह से यहां पे एक करंट प्रोड्यूस होगी, और उसी करंट को हम बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। और यही डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पे एम्पियर सर्किट लॉ में ये मिसिंग टर्म था। ये मिसिंग टर्म जो था वो था डिस्प्लेसमेंट करंट,
और इसीलिए डिस्प्लेसमेंट करंट को यहां पे ऐड करके इसने मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ बनाया। और इसके बाद जब इसने ये वाली इक्वेशन यूज की तो ये अब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे कॉन्सिस्टेंट था, पहले इनकॉन्सिस्टेंट था, अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे कॉन्सिस्टेंट था, क्योंकि अब इसने उस एम्पियर सर्किट लॉ को सही कर दिया, मतलब उसको करेक्ट कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट करंट को हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं बेटा कि आपने गॉस लॉ में सुना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, तो गॉस लॉ में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस ये होता है 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब यहां पे चार्ज होगा टाइम वेरिंग, क्योंकि यहां पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इस कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज डिपॉजिट होगा या चार्ज यहां पे जो क्रिएट होगा वो भी टाइम वेरिंग होगा बेटा। तो गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस। सपोज नेट चार्ज ने एनक्लोज किया है QT, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, अब यहां से इस ε0 को मल्टीप्लाई करो FE के साथ, तो यह आएगा QT इज इक्वल टू, ठीक है, ये आएगा QT इज इक्वल टू ε0 इंटू φe, ε0 इंटू φe। φe क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ε0 है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब इसको टाइम के विदृश में इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के विदृश में, ठीक है, इसको टाइम के विदृश में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट जो होते हैं बेटा, जो वेरिंग करंट जो होते हैं IT है ना, ये होगी किसके बराबर? ये होगी dq/dt के बराबर। मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं dqt/dt, क्योंकि करंट होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज गिव्स करंट, ये IT हम लिख सकते हैं इसके बराबर। अब QT किसके बराबर है? ε0 इंटू φe। तो हम IT को क्या लिख सकते हैं? तो IT को हम लिख सकते हैं, शाबाश, इसको हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ क्या? QT। अब QT क्या है बेटा? वो है ε0 इंटू φe, ε0 इंटू φe, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। तो यहां पे आएगा IT होगा किसके बराबर? तो ये होगा ε0 तो कॉमन आएगा बेटा, ये बाहर आएगा डिफरेंशिएशन से, तो डिफरेंशिएशन होगा d/dt ऑफ φe। अब ये जो है बेटा ε0 d/dt ऑफ φe, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, इसी को ID बोला जाता है बेटा, यही होते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज ε0 रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, क्योंकि जो फ्लक्स में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, जो यहां पे क्रिएट होगा कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, उसमें जब टाइम के साथ वेरिएशंस आएंगे तब जाकर एक करंट इंड्यूस होगी इसमें, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं बेटा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो करंट इंड्यूस होगी इसके अंदर, इस कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो इंड्यूस्ड करंट सेटअप होगी, वही होगी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हम यहां से इस एक्सप्रेशन से ये कह सकते हैं कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है बेटा। देखो ये है कंडक्शन करंट, ये कंडक्शन करंट मतलब ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन करंट मतलब जो यहां तक होते हैं कैपेसिटर प्लेट्स तक, यहां ये करंट है कंडक्शन करंट बेटा। और कैपेसिटर के बीच में जो करंट होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमने यहां से देखा बेटा कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है बेटा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि जो ID है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये किसके बराबर होते हैं? ये ID होते हैं बराबर, याद रखना चाहिए, ID इज हाउ मच? ε0 d phi e/dt, ये हम लिख सकते हैं d phi e/dt। तो ये हो गया ID का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहां से हम फाइंड करेंगे, अब यहां से हम देखेंगे कि एम्पियर सर्किट लॉ को हम क्या लिख सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं और यहां पे लिखते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। तो इसको मैं फर्दर इस तरह से लिख सकता हूं बेटा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ B.dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IC क्या है बेटा? ये कंडक्शन करंट है, मतलब ये IT मतलब कंडक्शन करंट, इसको मैंने IC नाम दिया, कंडक्शन करंट, प्लस उसके बाद आएगा म्यू नॉट टाइम्स ID। अब ID किसके बराबर है? ε0। तो ये है ε0
डी फाई ई बाई डी टी। तो ये है बेटा फाइनल फॉर्म किसका, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है बेटा। इस तरह से हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म बना दिया इस तरह से, और इसी को ये एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा था बेटा। और यहां से डिस्प्लेसमेंट करंट आता है बेटा, ठीक है, ताकि करंट में कंटिन्यूटी रह सके। और फिर इसी डिस्प्लेसमेंट करंट के बेसिस पे इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी लिखी, और उसी थ्योरी में इसने प्रिडिक्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसने प्रिडिक्ट किए हैं, शाबाश, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रिडिक्ट किए हैं मैक्सवेल ने बेटा, ठीक है। अब हम इस पे अब नेक्स्ट आएगा बेटा, तो ये तो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट भी, क्योंकि पहला जो सिलेबस में लिखा है वो यही लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है बेटा। और फिर मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डिस्कस किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, बहुत सारा कुछ बता दिया। अब जो न्यूमेरिकल्स आते हैं नीट जेडब्ल्यू में, वो आते हैं इस डिस्प्लेसमेंट करंट के बेस पे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बेस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं बेटा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, क्योंकि ये आप आज का था इंट्रोडक्टरी लेक्चर, तो आज का जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बेसिस पे हम कई सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि नीट जेडब्ल्यू में 1 2 3 बार क्वेश्चंस आए हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के बेस पे, इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।